सुनाओ नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड, अब देखिए 3,308 रुपये 90 पैसे का प्राइसिंग हमें देखने मिला है। एंड यहाँ पर इन्वेस्टर बस एक ही बात जानना चाह रहा है कि आगे होना क्या है। एआई स्टॉक, एआई बबल, बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिल रही हैं, क्या हम भी यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे। हाय, दिस इज देव एंड वॉचिंग ट्रेडर्स डायरी। मैं ऑलरेडी आपके सामने यहाँ पर एक रेंज रखी थी 3,719, ऊपर में 3,912। उसके बाद आप आ जाओ, ये आपका रेंज है जिसको आपको निकालना है एंड ये आसानी से निकलेगी नहीं। ये आपका रेजिस्टेंस है, वो काफी ऊपर है। मैंने आपसे कहा था कि ये 3,288 रुपए पर जब ये आया था, मैंने आपसे कहा था एक राइज आना है। वो राइज आपको कहीं ना कहीं निकालने की कोशिश करेगा, आप निकल जाओ अगर आप नियर बाई प्राइस के हैं तो। जिसको भी यहाँ पर ना निकलना है, जो शॉर्ट टर्म वाले, नॉट लॉन्ग टर्म वाले, जो शॉर्ट टर्म वाले लोग हैं कि हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीने के लिए खरीद रखा है, उनको अगर वो प्राइस मिले अपना वाला तो वो निकल सकते हैं। वो राइज आया 3,600 से, वो स्टॉक वापस से हमें टूटता हुआ नजर आया बिकॉज ऑफ हम एकदम रेजिस्टेंस के पास पहुंच गए थे। लेकिन अभी है क्या है, आप इससे समझो जरा। अगर हम इसको तोड़ते हैं 3,288 को, हम अगर इसके नीचे क्लोजिंग देते हैं, देन कहीं ना कहीं एक फ्रेश गिरावट कहीं ना कहीं स्टार्ट हो सकती है। वो कहां तक होगी? वो 150-200 रुपए तक होगी, पहली बात। लेकिन क्या आज की डेट में मैं यहाँ पर ना फंडामेंटल अगर देखूं, क्योंकि 2 तरीके से चेक करना जरूरी होता है, एक टेक्निकल बेसिस पर, एक फंडामेंटल बेसिस पर। अभी यहाँ पर ना फंडामेंटल बेसिस पर जो प्रॉब्लम है वो है एनवीडिया। कैसे? एनवीडिया के क्वार्टरली नंबर्स आए, अच्छे आए, लेकिन एनवीडिया को वो सपोर्ट नहीं कर पाए। एआई स्टॉक्स अभी भी फोकस में बने हुए हैं। मेरा ऐसा मानना है कि एनवीडिया को छोड़कर, एनवीडिया के साथ जो साथ वाली कंपनियां हैं, उनका बढ़ना यहां पर ना मार्केट में हो सकता है, बट एनवीडिया के पास अब बढ़ने के चांसेस नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये स्टॉक कभी भी कोलैप्स की कगार पर है। अपनी जो अर्निंग्स है उससे 50 गुना, इवन 70 टाइम ये यहां पर ना अपना वैल्यूएशन पर घूम रहा है। यानी मान लीजिए आपने 100 रुपए कमाए, तो आपका जो एक वैल्यू है वो 70 गुना मार्केट में अवेलेबल है। समझ रहे ना? आप 100 रुपए कमा रहे हो, लेकिन आपकी कंपनी का वैल्यू 70 टाइम ऊपर है मार्केट के अंदर। एंड वहां पर कैसे आप राइज कर पाएंगे? ऑलरेडी 70 टाइम आप पहुंच चुके हैं। समझ रहे हैं ना? मैं और डिटेल में आपको समझाता हूं। ये जो बातें निकल कर आ रही हैं एनवीडिया के ऊपर कि इनकी कमाई उतना नहीं है जितना कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये घुमा रहे हैं चिपें, एक दूसरी कंपनी यहाँ खरीद रही है। जाहिर सी बात है, एक दूसरी कंपनी ही यहाँ पर खरीदेंगे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना? आम रिटेल क्यों खरीदेगा? ये एक सबसे बड़ी बात आ जाती है। ये सब बात ये करो ना कि 50 गुना से 70 गुना वैल्यू पर अभी ये ट्रेड कर रहा है जितना इनकी अर्निंग है। तो ऐसे में ये कैसे टिक जाएंगे हायर साइड? तो बातें करी जाती हैं उसको तोड़ने के लिए, लेकिन एक्चुअल बेसिस पर वो स्टॉक खुद ही टूट जाएगा, क्योंकि 50 से 70 गुना अपनी अर्निंग से ऊपर घूमना, और कितना बढ़ पाओगे? तो एक बहुत मेजर करेक्शन कहीं ना कहीं एनवीडिया के अंदर आ सकता है। एंड उसको आप कहां से करेक्शन, ये आप लाइन चार्ट पर आओ, मैंने यहां पर एक बनाया था 206 रुपए एक्चुअल में डॉलर $206, ये आपका काफी क्रिटिकल जोन है, अब बन चुका है एनवीडिया के अंदर। और अभी जो ट्रेड कर रहा है वो अपना रेजिस्टेंस से नीचे, यानी कि $180 जो है वो काफी इंपॉर्टेंट जगह है, अभी वहां से नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो फंडामेंटल बेसिस पर एनवीडिया का टिक पाना काफी मुश्किल है। अगर ये नहीं टिक, ये अगर ऐसा हाल रहा ना, तो ये बबल है ऑलरेडी ये स्टॉक बबल है, अभी अगर आप देखेंगे यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, मूविंग एवरेज हम 50 डेमा के नीचे जा चुके हैं, हम 100 डेमा के नीचे क्लोजिंग दे चुके। तो एनवीडिया का जो चार्ट है वो काफी नेगेटिव अभी देखने को मिल रहा है। एंड दैट्स वाई सभी एआई स्टॉक या उससे जुड़े हुए स्टॉक्स पर ये अंतर पड़ेगा। दैट्स वाई मैंने आपके सामने एनवीडिया की बात रखी है कि फंडामेंटल बेसिस पर एनवीडिया कमजोर हो चुका है, ये बात। और अगर वो वीक होता है तो पूरी दुनिया के एआई स्टॉक्स पर दिक्कतें आएंगी। अगर यूएस के अंदर एआई स्टॉक टूटेंगे तो दुनिया भर में टूटेंगे, एंड कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट, वो एक फंडामेंटल इम्पैक्ट आपके ऊपर आ सकता है। 2025 ये एनवीडिया की अर्निंग है 130
$2.50 बिलियन का यहाँ पर रेवेन्यू है। नेट इनकम यहाँ पर 72.88 बिलियन है। 70 गुना वैल्यू पर एनवीडिया का मार्केट कैप है। अब आप समझ गए होंगे कि ये बढ़त जो हुई है ना, वो कभी भी चेंज हो सकती है गिरावट में, क्योंकि आप बहुत बढ़ गए। आप कितना बढ़ोगे, आपके पास है ही नहीं, जगह नहीं है यहाँ पर इंक्रीज की। दैट्स वाई एक करेक्शन आएगा एंड वो कहीं ना कहीं वो पूरे वर्ल्ड में जो मार्केट है उनके ऊपर हावी हो सकता है। ये है एनवीडिया का डर। अब होगा या नहीं होगा देखते हैं। बट हमारा जो नेटवेव है उसमें क्या है भाई, अभी हमें सीधी सी बात है, हमको पता है कि हमारा क्वार्टरली जो नंबर है वो बिल्कुल फ्लैट है। 2 क्वार्टर हमारे सामने फ्लैट निकले हैं। मार्च वाला सबसे पीक क्वार्टर है, 415 करोड़ का सेल्स का नंबर है। उससे पहले क्या जबरदस्त ग्रोथ रही है, लेकिन हमने मार्च के बाद Q1 Q2 में ग्रोथ नहीं दिखाई है। फ्लैट हमारी सेल्स का नंबर है, फ्लैट मार्जिन है, कुछ है नहीं हमारे पास, फ्लैट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ये हमारे सामने है। अब यहाँ पर प्रमोटर, FIs, DIs अगर आप देखेंगे तो ये सब अपना यहाँ पर ना अलग व्यू बनाकर बैठे हैं। जैसे कि पब्लिक का थोड़ा सा होल्डिंग चला गया, जैसे कि यहाँ पर DIs थोड़े से कम हो गए, DIs काफ़ी कम हो गए एक्चुअल बेसिस पर, लेकिन FIs जो है वो अपना व्यू कंप्लीटली बना नहीं पा रहे। कभी बेचते हैं, कभी कम करते हैं, कभी एकदम से बाई कर लेते हैं। 10.82% पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। पिछले क्वार्टर में 9.54% होल्डिंग थी, अचानक से इतनी तेज बढ़ा दी। समझ रहे हो ना? तो ये है अभी हाल जो कुछ भी है। लेकिन मेरे पास एक रीज़न जो है वो ये समझ में आता है कि जो नेटवेव है वो 32.37 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। ये अपने आप में ही ड्रास्टिक है, बहुत हाई पर ये प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। तो इसके पास अपना रीज़न, अगर कोई करेक्शन आती भी है, फर्दर कोई करेक्शन आती भी है, तो इसके पास अपना रीज़न है करेक्ट होने का। समझ रहे हो ना? जैसे एनवीडिया के ऊपर अपना रीजन है करेक्ट होने की। मार्केट में इतना स्टॉक बढ़ चुका है कि अर्निंग्स उसको सपोर्ट नहीं कर पा रही है एंड वो कहीं ना कहीं करेक्शन में तब्दील हो सकता है। वैसे ही एनवीडिया का हाल है, नेटवेब का हाल है। नेटवेब भी इतना बढ़ चुका है कि प्राइस टू बुक वैल्यू 32.37 टाइम है। ये 2 क्वार्टर अच्छे आ जाते तो आपको सपोर्ट भी मिल जाता, लेकिन वो सपोर्ट भी नहीं मिल रहा, तो बात यहां पर ये आ जाती है। लेकिन इस स्टॉक से आप इन्वेस्टर, एज ए इन्वेस्टर आप दूर रह नहीं सकते, क्योंकि बढ़ना इसी को ही है। तो यहां पर व्यू बस इतना बनाइए कि अगर यहां पर कोई फर्दर गिरावट आएगी तो मैं बाय ऑन डिप करूंगा, क्योंकि मैं इस सेक्टर से दूर रह नहीं सकता। पैसा कहीं और बनेगा नहीं एंड यही मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन आपको तय करनी है जगह, ढूंढनी है आपको कि राइट प्राइस पर मैं बाई करूं बस। और राइट प्राइस कभी नहीं होता। मैं आपको बात बताऊं, आप ऐसे जब भी सिचुएशन आए आप स्प्लिट में शेयर खरीदो, ज़्यादा बेहतर। स्प्लिट में कैसे, आपको 10 शेयर खरीदने हैं नेटवेब के, राइट? आपका जो टोटल वैल्यू कितना बनेगा, लमसम 33,000 रुपये की। आप उसे टुकड़े में खरीदिए। 10 खरीदने हैं ना, 5 खरीद लो, 5 बात के लिए छोड़ दो। जब भी गिरावट आए 2 खरीदो, और गिरावट आए 2 खरीदो, उसके बाद 1, क्योंकि यहाँ पर यही कर सकते हैं। ऐसे में क्या होगा, एक एवरेज बन जाता है, एक प्राइस का एवरेज बन जाता है एक इन्वेस्टर के पास, तो आपको तकलीफ नहीं होती है। ये बात है यहाँ पर। अब नेटवेब टेक्नोलॉजीज में 2 चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। या तो यहाँ से ये घूम जाए और ऐसे में आपका 3719 3912 ये प्राइस को ये चैलेंज करे, इसको तोड़ दे, इसके ऊपर टिक जाए, देन एक नई फ्रेश रैली स्टार्ट हो सकती है। उससे पहले कोई फ्रेश रैली स्टार्ट नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर कोई गिरावट आती भी है इस स्टॉक के अंदर, तो वो कहाँ तक की या कितनी गिरावट आ सकती है भाई? अगर यहाँ से कोई गिरावट आती है तो वो कहीं ना कहीं पहले तो आपका यहाँ पर 3200 वो इम्पॉर्टेंट है। अगर उसको भी नहीं टिक पा रहा है देन कहीं ना कहीं वो 2800 तक का यहाँ पर ना आपके सामने गिरावट आ सकती है। ये ध्यान रखिए, 2800 तक का। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि बॉस हम चल बहुत चुके थे, एक गिरावट हम झेल रहे हैं तो वो हम अपने फैक्टर्स की वजह से झेल रहे हैं और कुछ नहीं है। मैं आपसे अभी भी कहता हूँ, एक एज अ इन्वेस्टर बुद्धि लगाओ, दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहाँ दौड़ कर जाओगे, ठीक है ना? एक चैलेंज करना पड़ता है। जब भी आपके पास एक बहुत अच्छा स्टॉक हो, लेकिन हाँ कुछ ऐसी कंडीशन आ रही है कि हाँ कहीं ना कहीं एक डामाडोल हो सकती है, दिक्कतें आई हैं, दिक्कतें यहाँ पर, तो दिक्कतों को समझो और उस हिसाब से टैकल करने की कोशिश करो। तो इन्वेस्टमेंट हटाना नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट ऐसे में जोड़ना होता है कि आने दो गिरावट,
मैं यहाँ पर खरीद कर एवरेज कर लूंगा, क्योंकि इससे हटकर मुझे जाना कहीं और महंगा पड़ेगा और कोई है नहीं ऐसा। तो बात यहाँ पर यह आ जाती है। सो उम्मीद है इस बात को आप समझ रहे होंगे। अगर आपने 4000 पर, 4500 पर या 4200 पर खरीद रखा है, ठीक है भाई, प्राइस करेक्ट हो चुका है। अगर और करेक्ट होता है तो एक एवरेज की स्ट्रेटजी है, वो एवरेज की स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं अपनानी पड़ सकती है। उसके अलावा आपके पास चारा नहीं, क्योंकि आप कहीं यहाँ से हटकर जाओगे, लॉस बुक करके जाओगे, कहीं और ये लॉस कवर करने जाओगे, कोई उसका कोई मतलब बनता नहीं है, वैलिड रीज़न बनता नहीं है। इससे बढ़िया ये है कि हमारा जो स्टॉक है वो फ्यूचरिस्टिक स्टॉक है। अगर वो आ गया है नीचे बिकॉज ऑफ हम ज़्यादा चले गए थे, हम ट्रैप हो चुके हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो नीचे आया है तो हम वो एवरेज करके अपने प्राइस को नीचे ले आएंगे, ताकि वो जब उसमें एक सुधार हो तो मुझे फिर प्रॉफिट भी मिले, ऊपर से मेरा प्राइस भी नीचे आ गया हो। तो एक ऐसी स्ट्रेटजी आपको अपनानी पड़ सकती है। मार्केट में उन इन्वेस्टर में अपना जो है भागीदारी मत करो जो भागते हैं। भागने से कुछ नहीं मिलता है, सिचुएशन को समझकर उसको हैंडल करना पड़ता है, ठीक है ना। उसको आप देखिए, अगर आप ये करना सीख गए, आप इन्वेस्टर बन गए हैं। ऐसे तो हर किसी के पीछे जो एक शेयर भी खरीद कर बैठा है वो भी इन्वेस्टर है, और जो 1000 शेयर खरीद के बैठा है वो भी इन्वेस्टर है। तो दोनों में अंतर है ना, ठीक है ना, अंतर है। एक ये देखता है कि मेरा 100 रुपये वाला 500 रुपये हो जाए, सस्ती कंपनी का स्टॉक है, देखिए स्टॉक सस्ता है, कंपनी का नाम बहुत बड़ा है, और वो 500 बिकेगा। अरे उसका फंडामेंटल उसको नहीं पता। एक इन्वेस्टर फंडामेंटल पता करके इन्वेस्ट करता है, दोनों में अंतर हो जाता है ना। तो ये बात आप समझिए, दिक्कतें क्या है उसको पहचानिए एंड उस हिसाब से स्ट्रेटजी बनाइए, ज़्यादा बेहतर है। नेट वेब को छोड़कर इधर उधर जाना ये कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले, आप बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखिए, वो तो धन्यवाद दोस्तों।